धरती को नाज था उस पर, ऐसा शेर शिवाजी का छाबा था। ये लाइनें मराठा इतिहास के एक ऐसे योद्धा के लिए हैं जिनकी कहानी बहादुरी और बलिदान की एक अनोखी मिसाल है। आज हम छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये छावा कौन थे? मराठी में छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, और जब छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहा जाता था तो जाहिर है उनकी बेटी को छावा ही कहा जाएगा, यानी छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये योद्धा सच में एक शेर का बच्चा था तो फिर इनकी कहानी इतनी कम क्यों सुनाई देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बहुत से लोगों के मन में आता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि संभाजी महाराज आखिर थे कौन। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कमाल के विद्वान और कवि भी थे। कोई अंदाजा लगा सकता है? सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने पूरी 13 भाषाएं सीख ली थी। ये उनकी बुद्धि और सीखने की क्षमता का एक छोटा सा सबूत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने 3 बड़े-बड़े संस्कृत ग्रंथ लिख डाले, बुद्धभूषण, नखशिखांत और सतशातक। मतलब उनमें कलम और तलवार दोनों को चलाने की एक गजब की काबिलियत थी। एक तरफ वो एक गहरे जानकार विद्वान थे, तो दूसरी तरफ एक ऐसे योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। और एक योद्धा के तौर पर वो मुगल सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। खास तौर पर मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए तो संभाजी महाराज उसका सबसे बड़ा डर थे। अपने छोटे से शासनकाल में उन्होंने 120 लड़ाइयां लड़ी, और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उन्होंने एक भी जंग नहीं हारी। उनका मिलिट्री रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट था, अपराजय। जरा सोचिए, एक तरफ मुट्ठी भर मराठा सैनिक जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, और दूसरी तरफ 20,000 से भी ज्यादा सैनिकों वाली मुगलों की विशाल सेना। ये लड़ाई असल में संसाधनों की नहीं, बल्कि लीडरशिप और सही स्ट्रेटजी की थी। संभाजी महाराज का खौफ इतना ज्यादा था कि खुद औरंगजेब ने कसम खा ली थी कि जब तक संभाजी को पकड़ नहीं लेता मैं अपना ताज नहीं पहनूंगा। इससे पता चलता है कि वो मुगल बादशाह के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुके थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना ताकतवर योद्धा आखिर पकड़ा कैसे गया? कहानी में जो मोड़ आया वो किसी जंग में हार की वजह से नहीं, बल्कि एक धोखे की वजह से आया। जी हाँ, उन्हें लड़ाई के मैदान में कभी हराया नहीं जा सका। उन्हें पकड़ा गया अपने ही एक रिश्तेदार, उनके बहनोई गनोजी शिर्के के विश्वासघात की वजह से, जिसने संगमेश्वर में उनकी एक खुफिया मीटिंग की जानकारी मुगलों को दे दी थी। पकड़े जाने के बाद जो हुआ वो क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। औरंगजेब ने उनका हौसला तोड़ने और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने की हर मुमकिन कोशिश की। उनके नाखून उखाड़े गए, उंगलियां काट दी गईं, आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी गईं, और यहां तक कि उनकी खाल खींचकर उस पर नमक छिड़का गया। लेकिन इतनी भयानक पीड़ा के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। जब औरंगजेब ने उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा तो संभाजी महाराज ने बिना डरे जवाब दिया, औरंगजेब, तुम मराठों में शामिल हो जाओ, तुम्हें अपना धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब कुछ हमें वापस हमारे उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है, इतने महान नायक को इतिहास में वो जगह क्यों नहीं मिली जिसके वो हकदार थे? अक्सर ये देखने में आता है कि हम संभाजी महाराज जैसे वीरों के बारे में तब जान पाते हैं जब उन पर कोई फिल्म बनती है, और ये बात हमारे इतिहास को लेकर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है। और वो इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं। तानाजी मालुसरे, पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्होंने 42 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे, और गुरु गोविंद सिंह जैसे कई और नायकों को भी हमारी इतिहास की किताबों में वो पहचान नहीं मिली। सोर्स मटेरियल के अनुसार एक तर्क ये दिया जाता है कि इतिहास की किताबों को एक खास तरीके से लिखा गया, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी नायकों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और दूसरों को ज्यादा तवज्जो दी गई, जिससे हमें इतिहास की एक अधूरी तस्वीर मिली। तो अंत में यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है, आखिर इतिहास लिखता कौन है और इस प्रक्रिया में किन की कहानियां पीछे छूट जाती हैं?